नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में 3 कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की तरफ से दी जाएगी विद्या मातर्ड की उपाधि। शाह आज हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 CSR में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। उत्तराखंड में 3 बैठकों के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। देहरादून में उज्जैन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। आज करेंगे चमोली के मलारी गांव में प्रवास। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्री धाम के कपाट। प्रशासन तैयारियों में जुटा। अधिकारियों लगातार दौरे कर ले रहे हैं तैयारियों का जायजा। उत्तराखंड में यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। अवैध तरीके से कमाई संपत्ति होगी जब्त। 71 बदमाशों की 52 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी अटैच। और अब खबरें विस्तार से। अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार में रहेंगे। इस दौरान वे 3 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले वे दोपहर 12 बजे भल्ला इंटर कॉलेज हेलीपैड पहुंचकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के 113वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। यहां उन्हें विद्या मातर्ड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद शाह के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई वीआईपी के साथ हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित उत्तराखंड सरकार के सहकारिता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। गृह मंत्री यहां 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केंद्र, 95 जन औषधि केंद्र और उत्तराखंड की सभी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ कर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे शाम 4 बजे पतंजलि योगपीठ पहुंचकर योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा आयोजित संन्यास दीक्षा कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर में आयोजित G20 चीफ साइंस एडवाइजर्स वर्किंग ग्रुप में हिस्सा लेने आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मेहमानों के स्वागत में आयोजित रात्रि भोज में भी हिस्सा लिया। सीएम धामी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि G20 की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम की सोच पर आधारित है। हमारे देश की प्राचीन और महान संस्कृति ने ही सर्वप्रथम वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त विश्व ही एक परिवार है की अवधारणा समस्त विश्व के समक्ष रखी थी। G20 की यह विशेष बैठक चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल हमारी सनातन संस्कृति की इसी मूल अवधारणा को पुष्टित व पल्लवित करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे राज्य को G20 की 3 बैठकों का आयोजन करने का अवसर दिया गया। इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाते हुए हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौलापार स्थित दिव्यांग बच्चों की स्कूल नैब जाकर उनसे मुलाकात कर उनको प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गीत सुनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्र के मौके पर दिव्यांग बच्चों को कन्या पूजन कर उनके पैर धोकर और उन्हें उपहार दिए। धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है और वह नैब में आकर इन बच्चों से मिले हैं। जिस तरह सरकार दिव्यांगजन के लिए काम कर रही है, उसी तरह सरकार इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मैं भी इस संस्थान में आया हूँ नैब में बच्चों के बीच में, और विद्यालय प्रबंधन अपना जहाँ काम कर रहा है वहीं सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है, और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं, अन्य सुविधाएं यहाँ पर चाहिए उसके लिए सरकार काम करेगी। मैंने उनको बताया। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो
इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं, उनमें से जो 4-5 प्रमुख मीटिंगें हैं उनमें से राउंड द टेबल मीटिंग एक भी है, और उसमें हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही है, रामनगर के अंदर हो रही है। हमने सभी अतिथियों का, आने वाले सभी हमारे मेहमानों का हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मदन कौशिक ने उनका स्वागत किया। वे आज सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देहरादून स्थित कैनाल रोड पहुंचकर जनऔषधि केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सहित स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्र के तहत लोगों को सस्ती दवाइयां मिल रही है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जसपुर के स्वागत मंडप पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कोश्यारी ने कहा कि उत्तराखंड कई लोगों के बलिदान और त्याग के बाद बना है। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बनेगा। अनेक लोगों के बलिदान के बाद, परिश्रम के बाद, त्याग के बाद बना है, और सौभाग्य है कि उत्तराखंड बनते ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ औद्योगिक पैकेज दिया। उसके कारण से आज उत्तराखंड हमारे देश के एक प्रगतिशील अग्रिम राज्यों में से एक राज्य कहा जाता है। लेकिन इसका जो अगला कदम है वो ये है कि जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, हर खेत को पानी में नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ वास्तविक विकास नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कोटद्वार विधानसभा में उनके द्वारा किए गए विकास कार्य को गिनवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोटद्वार में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनाव आश्रम को उत्तराखंड के टूरिज्म से जोड़ा जाएगा, और कहा कि शिक्षा विभाग में स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए हैं, और कोटद्वार बेस हॉस्पिटल को दिल्ली एम्स से जोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही कहा कि STP प्लॉट जो नमामि गंगा के नाम से स्वीकृत हुआ है उसके लिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए हैं। तो सोचना चाहूँगी कि 1 साल में थोड़ा ही चाहे छोटा ही मैंने कुछ प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं कारगर हुआ है। शिक्षा में करीबन 1 करोड़ 10 लाख मैंने शिक्षा स्कूलों को ठीक करने के लिए दिए हैं। हॉस्पिटल में मैंने ये प्रयास किया है कि एम्स के डॉक्टर्स के साथ हम अपने हॉस्पिटल को जोड़ें। प्रयास ये करा है कि जो यूकोट वीपे वाला जो योजना सरकार लेकर आई है उसमें हम लोगों को, डॉक्टर्स को इनकरेज करें कि वो कोटद्वार में आएँ। टूरिज़्म में ये प्रयास रहा है कि कर्ण आश्रम को धीरे धीरे हम किस तरह से इस लेवल पे ले आएँ कि हम टूरिज़्म को, उत्तराखंड के टूरिज़्म को कर्ण आश्रम के साथ जोड़ पाएँ। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने रुड़की रोड स्थित निजी होटल में हुए कार्यक्रम में बसपा के पदाधिकारी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड शमसुद्दीन राइन ने कहा कि सोनिया शर्मा के बसपा ज्वाइन करने पर उत्तराखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी और सोनिया शर्मा हरिद्वार में नया इतिहास रचेंगी। कार्यक्रम में सोनिया शर्मा ने कहा कि उन्हें जो पार्टी हाईकमान के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे वह निभाएंगी और बसपा को हरिद्वार में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। आज श्रीमती सोनिया शर्मा जी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, और इनकी जो सोच है वो बहुजन समाज की सोच है। जब इनकी सोच है तो उसी आधार पर हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आदेश अनुसार आज हमने इनको यहाँ सदस्य ग्रहण कराया है, और अब ये अपने पूरे तरीके से अपने काम में लग जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ये एक बड़ा संगठन है, उसके साथ जुड़ के मिल के इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कार्य करूंगी, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा के लिए मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुई हूँ, और सबको साथ लेके आगे बढ़ूँ।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय देहरादून दौरे पर हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता यशराज सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। यशराज, क्या कुछ कार्यक्रम है आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह के? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज अमित शाह हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान वह हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में 670 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत भी वह करेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे के संबंध में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को यूके सीडीपी निदेशालय में अधिकारियों की एक बैठक की, जिस बाबत उन्होंने दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने बताया कि 30 मार्च को अमित शाह हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान सहकारिता विभाग में विभिन्न योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारिता समितियों का कंप्यूटरीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, जिनकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री आज ऑनलाइन करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि इस योजना के शुरू होने से प्रदेश के किसानों को समिति के माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही प्रदेश के 95 एमपैक्स में जन सुविधा केंद्र एवं जन औषधि केंद्रों की भी स्थापना की शुभारंभ आज केंद्रीय मंत्री के तरफ से की जाएगी। कार्यक्रम में कृषि और औद्योगिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने का भी काम दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण के अंतर्गत शून्य ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को चेक वितरित कर किया जाएगा। इस तरीके से आज जिस तरीके से देखा जाए सहकारिता का जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को और भव्य बना दिया गया है। इस कार्यक्रम में करीब किसानों कई संख्या में किसान सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लाभार्थी भी किसान होंगे। चूंकि उत्तराखंड को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की 2025 में मुख्यमंत्री की कामना है, तो इसको देखते हुए सभी विभाग ने तैयारियां कर ली हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जो आ रहे हैं, इसको देखते हुए जरूर इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ेगी और लोग जरूर यहाँ पर जो आएंगे, जिस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर योजनाओं की शुरुआत से किसान लाभार्थी होंगे, तो जरूर कहीं ना कहीं यहाँ से उत्तराखंड की जनता को इससे फायदा मिलेगा और जरूर कहीं ना कहीं यहाँ से किसान जरूर भाजपा की ओर अपना रुख करेंगे। क्योंकि पहले भी मैं बताना चाह रहा हूं कि भाजपा का जो दिशा निर्देश है, भाजपा को जो दृष्टि है, वो किसान की ओर ज्यादा है। क्योंकि कहा भी गया है कि किसान को, जो हमारे किसान होते हैं वो हमारे देश की रीढ़ होते हैं, तो किसानों को बचाने के लिए सहकारिता विभाग का यह कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही साथ धन सिंह रावत इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की रक्षा हर हाल में की जाएगी। उत्तराखंड के किसानों को कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि वे किसान दर दर की ठोकरें खाएंगे, चाहे वो बात की जाए जलवायु को लेकर के, चाहे वो ठंड गर्मी या अनचाहे बरसात को लेकर की जाए, कहीं से भी हो, उत्तराखंड के किसान को सरकार हमेशा उत्तराखंड के किसानों के साथ सरकार कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशराज पूरी जानकारी के लिए। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। उत्तराखंड के विकास और जनता के विश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गैरसैंण में अपने पहले ही बजट सत्र में धामी सरकार ने रच डाले कई कीर्तिमान और किए जन विकास को समर्पित कई ऐतिहासिक काम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से जो कर्म और मर्म का रिश्ता है, उनका जो विशेष लगाव है, उस विशेष लगाव के कारण से पिछले 5 सालों का, 6 सालों का या 8 सालों का हम आकलन करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ की धनराशि उत्तराखंड के विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान। वर्ष 2023 से 24 के लिए संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाले 77,407 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। राज्य के विकास की रफ्तार में मील का पत्थर साबित हुआ गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र। सशक्त समाज समृद्ध प्रदेश के ध्येय को पूरा करने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास हेतु 2,850 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। वैश्विक पटल पर देश और उत्तराखंड का मान बढ़ाने जा रही G20 बैठक के लिए किया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। पेयजल, स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण विकास, सड़क, पंचायती राज जैसे क्षेत्रों के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयार किया मजबूत रोड मैप। प्रदेश में पर्यटन बने आर्थिक संपन्नता का आधार, इसके लिए बहुआयामी बजट का किया प्रावधान। समृद्ध बने कृषि, किसान हो खुशहाल, इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा जोर। मजबूत शिक्षा व्यवस्था से आने वाले भविष्य का बने मजबूत आधार।
उत्तराखंड वासियों को मिल रहा स्वास्थ्य सुविधाओं का हर जगह लाभ। आयुष्मान योजना से लेकर मेडिकल कॉलेज बनाने पर उत्तराखंड सरकार कर रही काम। युवाओं का सुरक्षित हो भविष्य। नकल माफियाओं पर कसी लगाम। नकल विरोधी कानून बनाकर बढ़ाया राज्य का मान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छू रहा है। उत्तराखंड बन रहा समृद्ध, सशक्त, खुशहाल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। ये चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी से बढ़ते सशक्त भारत का नव स्वरूप है, जिसमें उत्तराखंड राज्य का संकल्प और समर्पण भी निहित है। इसी समर्पण को देखते हुए उत्तराखंड को भी G20 के इस महाअभियान की अगली 3 महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की G20 समिट को सफल बनाने और इसके भव्य स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव के क्षण हैं कि विश्व स्तर पर भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 की आगामी बैठकों के लिए देवभूमि उत्तराखंड को चुना गया है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाली G20 की इन बैठकों के आयोजन से प्रदेश को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिलेगी। G20 की पहली बैठक में G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम होगा, तो दूसरी बैठक में भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर गहन मंथन किया जाएगा और इसके बाद तीसरी बैठक देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों और नई तकनीकों पर आधारित होगी। उत्तराखंड राज्य में होने वाले G20 के आयोजन से उत्तराखंड राज्य को अपनी बहुआयामी क्षमताएं दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही समिट से उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक नई मजबूती आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गौरव के साथ राज्य के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाला वो महत्वपूर्ण अवसर है जब उत्तराखंड की ये पावन भूमि भारत की गरिमामयी छवि को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की मेहनत से बदला आज नजारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। यूपी की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। कांप रहे अपराधी डर से, छटा घोर अंधियारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। खुशहाली के एक्सप्रेसवे पर बढ़ता राज हमारा है। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने G20 को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि G20 में भाजपा ने अपना एजेंडा चला दिया है। G20 में भारत के प्रतीक चिन्ह के साथ आज़ादी के तिरंगे को भी हटा दिया गया। भाजपा ने इतने बड़े प्रोग्राम में अपना झंडा लगाकर सिर्फ अपना एजेंडा चलाकर मनमानी की है। G20 का एक बड़ा, मैं आज अखबार में ज्ञापन देख रहा था। हम मानते हैं अगर हमारे इस प्रदेश के पर्यटन के इसको विकास के लिए आगे बढ़ाया होता है। G20 के उसमें आपने हमारा भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी गायब हो गया। अशोक की लाइट गायब होगी। 3 रंगों का झंडा जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था वो गायब हो गया। बीजेपी का कमल खिल गया और बीजेपी का झंडा आ गया है। तो आपने भी G20 के इवेंट को भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना लिया। अब क्या उसको राज्य की या देश की उपलब्धि
आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने देहरादून कचहरी परिसर में अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर देहरादून के महापौर सुनील उनियाल पर अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार से सवाल किया है कि क्या वह मेयर पर लगे आरोपों के खिलाफ जांच बैठाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि जिस प्रकार से मेयर की संपत्ति पिछले 4 साल में तेजी बढ़ी है वह आश्चर्य की बात है। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि 18 वर्ष की उम्र से काम कर रहा हूं, पान की ठेली से लेकर मेयर तक का सफर तय किया है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि जो 2017 से पहले जो मैंने चुनाव लड़ा है, उससे पहले जो मैंने संपत्तियां अपनी दिखाई थी, अधिकतर संपत्तियां मैंने वो बेच दी एक आध को छोड़ के। उन संपत्ति के बदले मैंने ये संपत्ति ले ली। अब संपत्ति के रेट बढ़ रहे हैं तो सबके बढ़ रहे हैं, कोई मेरे तो बढ़े नहीं, है ना। और ये मेरा कोई ये नहीं है कि आज मैं मेयर बना हूँ तो मैंने संपत्तियाँ इकट्ठी करी है, मेरे पहले से ही संपत्तियाँ हैं भैया। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। बीआरओ भी सड़कें दुरुस्त करने पर लगा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल धाम में लाखों तीर्थयात्री देश के कोने कोने से पहुंचेंगे। कई बार जोशीमठ के उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना जायजा ले चुके हैं। पिछले दिनों भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हल्का हिमपात देखने को मिला था। अभी भी धाम की ऊंची चोटियों से लेकर के मंदिर के आसपास बर्फ देखी जा सकती है। देहरादून में रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धारकोट के 2 गांव लडवाकोट और हल्द्वाड़ी आज भी विकास से कोसों दूर हैं, क्योंकि ये गांव आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए। आज भी इन गांव के ग्रामीण और बच्चे 10 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल नापने को मजबूर हैं। गांव के लोग नेताओं से बेहद नाराज हैं और कहते हैं कि जब वोट चाहिए होते हैं तो ये लोग मीलों पैदल चलकर गाँव में आते हैं और विकास के कोरे सपने दिखाकर वोट मांगते हैं, और जब वोट लेकर सरकार बना लेते हैं तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे गाँव में आकर झांकते तक नहीं है। वहीं लंबी दूरी नापकर रोजाना स्कूल में अक्षर ज्ञान के लिए आने वाले बच्चों की आंखों में सपने तो हैं, लेकिन सरकार से मायूस हैं। सड़क से अछूते यह दोनों गांव देहरादून से मात्र 25 किलोमीटर दूर हैं। बिल्कुल जी, ये बच्चे सुबह लगभग 5 बजे जो है इनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। वहाँ से जो है ये 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास ये वहाँ से घर से चलते हैं। बीच में जो है जंगल का रास्ता है और जंगल का रास्ता जो है तय करके ये राजकीय इंटर कॉलेज भगवानपुर धारकोट में ये पढ़ने के लिए आते हैं। इस समय जो है 10वीं क्लास के जो है पेपर चल रहे हैं और ये बच्चे भूखे प्यासे वहाँ से आते हैं। जब इनकी पढ़ाई होती है उस समय जो इनको ये प्रार्थना में पहुँचना होता है, क्योंकि जो स्कूल प्रशासन है वो सख्ताई जो है उस बच्चों को करता है कि आपको यह प्रार्थना में पहुँचना है। तो बच्चे यहाँ से दौड़ते दौड़ते पहुँचते हैं। वहाँ पर कई बच्चों को जो है चक्कर आ जाता है। कुछ करें, इनके बारे में कुछ सोचें। कुछ ये बहुत परेशान है और देखो ये चल ही रहा है। जो भी रोड बनाई यहाँ तक बनाई है पीछे तक सरकार, उसके बाद लोगों ने अपनी विधायक निधि से या क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से लेकर पैसा कुछ गांव के अपने आप करके, को मनरेगा से कुछ करके अपने लिए व्यवस्था बना रखी घर जाने तक के लिए, कुछ श्रमदान करके। और बाकी बच्चों के लिए बड़ी समस्या है। बच्चे देखो सारे ऐसे बैठे हैं आकर के, और अभी ये शाम को पहुँचेंगे 7-8 बजे, क्या पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे इनका भविष्य उज्जवल होगा, हमारे समझ में बात नहीं आती। जबकि देहरादून राजधानी से सबसे कम दूरी पर गाँव है, ये क्षेत्र है। यहाँ पर जिस टाइम पे इलेक्शन टाइम होता है उस टाइम पे जो हमारे गौरव जी विधायक साहब घर घर गए हैं, लेकिन जब से विधायक पास हो गए, बन गए, तब से दोबारा मुड़ के नहीं आए। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार परिवहन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, जिसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। परिवहन विभाग फेसबुक, यूट्यूब और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक कर रहा है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के तहत परिवहन विभाग लगातार चालकों से विशेष सतर्कता बरतने का अनुरोध कर रहा है और इसके साथ ही पहाड़ी मार्गों पर आने वाले सभी कमर्शियल वाहन जैसे टैक्सी, मैक्सी और बसों के ड्राइवरों को अब पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने के लिए इंडोर्स होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा को जाने वाले इन सभी वाहन चालकों को सबसे पहले एक टेस्ट देना होगा, जिससे यह पता लग सके कि संबंधित ड्राइवर पहाड़ों में गाड़ी चलाने के लिए परिपक्व है या नहीं, और टेस्ट पास करने वाले वाहन चालकों को ही चारधाम यात्रा में वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी, ताकि चारधाम यात्रा में जीरो कैजुअल्टी मिशन सफल हो सके। बिल्कुल,
हम लोगों ने सबसे पहला इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने फेसबुक, यूट्यूब या पेपर के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहाड़ी मार्गों पर जो भी गाड़ियां आएंगी उनको कुछ पहाड़ी मार्ग पर चलाने की ड्राइवर को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ में हमारे जो कॉमर्शियल व्हीकल आएंगे, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, बस हो, उनके ड्राइवरों का हिल इंडोर्स होना आवश्यक है। और हिल इंडोर्स होने के लिए उनको सबसे पहले एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि हिल ड्राइविंग के संबंध में होता है। उस टेस्ट देने के पश्चात वो अपने वाहनों का संचालन करेंगे, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। आगामी अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में चारधाम मार्गों पर स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती रहती है। पिछले दिनों देखा गया कि चारधाम यात्रा के दौरान मरीजों को उचित स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाया था, जिसके चलते आगामी चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसना शुरू कर दिया। बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशक सविता आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर हमारी तैयारियां पुख्ता है और यात्रा के दौरान चारधाम मार्गों पर डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी ताकि यात्रियों को उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके। हमारे चार धाम के सभी धामों में डॉक्टर्स की टीम लगी गई। हम MBBS डॉक्टर और कुछ जगह पे जहाँ पे हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है तो उनकी ड्यूटी हम लगा रहे हैं। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। ये चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी से बढ़ते सशक्त भारत का नव स्वरूप है, जिसमें उत्तराखंड राज्य का संकल्प और समर्पण भी निहित है। इसी समर्पण को देखते हुए उत्तराखंड को भी G20 के इस महाअभियान की अगली 3 महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की G20 समिट को सफल बनाने और इसके भव्य स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव के क्षण हैं कि विश्व स्तर पर भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 की आगामी बैठकों के लिए देवभूमि उत्तराखंड को चुना गया है।